हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, पहला लेक्चर में हम लोग आवेशों के बारे में पढ़े थे, जहां हम लोग समझे थे आवेश क्या होता है, आवेशों का एसआई मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है दोस्तों आवेशों के गुण धर्म। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशों के कुछ गुण धर्म। आवेशों के गुण। आज हम लोगों का टॉपिक है दोस्तों आवेशों के गुण। तो हम लोग आवेशों के बारे में सबसे पहला गुण ये पढ़ेंगे कि आवेशों की ध्रुवणता। सबसे पहले आज का हम लोगों का टॉपिक है आवेशों के गुण। तो आवेशों के गुण में सबसे पहला गुण हम लोग पढ़ेंगे कि आवेशों की ध्रुवणता। आवेशों की ध्रुवणता कहने का तात्पर्य ये हुआ, जैसे मान लिए ये कोई हम लोगों का क्या हुआ, एक सिस्टम हुआ। ये क्या हुआ, एक सिस्टम हुआ। इसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से चार्ज क्या है, प्लस माइनस मिला जुला हुआ है। मतलब कहीं प्लस है कहीं माइनस है, सब एक जगह है। तो कुछ देर बाद हुआ क्या, इसमें कुछ देर बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा कि प्लस 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 इधर हो गया माइनस माइनस माइनस। तो सबसे पहले हम लोग को कोई एक सिस्टम लिए, इसमें मान लिए क्या, इसमें प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, प्लस माइनस इस तरह से चार्ज है। तो कुछ मतलब देर बाद यानी कि कुछ चेंजेज इसमें होता है इसमें क्या है कि इसका कुछ गुण धर्म के कारण इसमें कुछ किसी कारणवश इसमें क्या हो जाता है, प्लस चार्ज एक तरफ हो जाता है और माइनस चार्ज एक तरफ हो जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि प्लस चार्ज अलग और माइनस चार्ज अलग हो जाता है, यानी कि ध्रुवित हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं विद्युत आवेशों का वह गुण, विद्युत आवेशों का वह गुण जो उसे धन एवं ऋण आवेशों में अलग करता है, क्या कहलाता है, आवेशों की ध्रुवणता कहलाता है। आवेशों की क्या कहलाता है, ध्रुवणता कहलाता है। हम लोग आवेशों की ध्रुवणता को क्या समझा, आवेशों की ध्रुवणता में हम लोग देखें कि मान लिया कोई सिस्टम है, इसमें चार्ज है प्लस माइनस सब एक जगह है। तो आवेशों की ध्रुवणता क्या करता है, प्लस चार्ज को अलग कर देता है, माइनस चार्ज को अलग कर देता है, यानी कि दोनों को ध्रुवित कर देता है, प्लस को एक तरफ और माइनस को एक तरफ। इसी को हम लोग कहेंगे आवेशों की ध्रुवणता। यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं विद्युत आवेशों का वह गुण जिसके कारण वह धन एवं ऋण आवेशों में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आवेशों की ध्रुवणता बोलेंगे। हो गया हम लोगों का सबसे पहला गुण आवेशों का। हम लोग दूसरा गुण ये जानते हैं कि विद्युत आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश अदिश राशि है, अदिश राशि है। विद्युत आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। आवेश को परिमाण तो होता है पर इसका कोई दिशा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, इसमें अगर चार्ज होगा तो +1 कूलम होगा या +1 माइक्रो कूलम होगा, या अगर ये कोई सिस्टम है तो इसमें चार्ज होगा तो माइनस या प्लस 1 माइक्रो कूलम होगा। ये सब चार्ज होगा। चार्ज को क्या होता है, परिमाण होता है पर इसका कोई डायरेक्शन यानी कि दिशा नहीं होता है। अब हम लोग समझेंगे आवेशों का पहला गुण। हम लोग क्या पढ़े, आवेश क्या होता है, आवेशों की ध्रुवणता पढ़े। दूसरा क्या हम लोग जाने कि विद्युत आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। हम लोग आगे देखेंगे आवेशों के गुण में आवेशों की निश्चरता, आवेशों की निश्चरता,
आवेशों की निश्चरता हम लोग समझेंगे कि आवेशों की निश्चरता क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए हम लोगों का कोई सिस्टम है और इसका आवेश है जिसका मान है कितना, +1 माइक्रोकुलम। ये कोई सिस्टम हुआ और इसमें चार्ज है, इसका मान है हम लोग मान लिए 1 माइक्रोकुलम। अब ये कब, ये मान लिए ये स्थिर अवस्था में है। अब हम लोग क्या किए, इस वस्तु यानी कि सिस्टम को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से ऐसे दौड़ा दिए। मान लिया ये कब है, विराम अवस्था में है, विराम में है। मान लिया ये कोई वस्तु है या सिस्टम है, इसमें एक +1 माइक्रोकुलम चार्ज है। कब, जब ये 1 माइक्रोकुलम कब है, जब ये विराम अवस्था है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा देंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा देंगे। फिर हम लोग इसको कुछ देर बाद क्या करेंगे, 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ा देंगे। यानी कि हम लोग कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे कोई वस्तु है, इसमें चार्ज है, हम लोग इसको गति कराए या स्थिर में रखे या बहुत तेज़ गति करा दे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि आवेश का मान हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। अगर यहाँ विराम में वस्तु में आवेश कितना है, +1 माइक्रोकुलम है, जब हम लोग इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ाएंगे तो यहाँ भी आवेश का मान कितना रहेगा, +1 माइक्रोकुलम ही रहेगा। फिर इसको हम लोग देखते हैं 60 से हम लोग क्या किया, 80 कर दिए, तो हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि आवेश का मान कितना रहेगा, +1 माइक्रोकुलम ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ से ये जान सकते हैं कि, या ये कह सकते हैं कि आवेश जो है ना किसी वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, इसको चाहे विराम में रखे या कि मतलब इसको वेग से दौड़ा दे, कितनों वेग से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये वस्तु को दौड़ाएंगे या स्थिर में रखेंगे, पर इसमें जो आवेश का मान है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि आवेश जितना यहाँ पे है उतना ही आवेश का मान यहाँ होगा, उतना ही आवेश का मान यहाँ होगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, किसी भी वस्तु पर आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान जो होता है ना, उसके वेग यानी कि गति पर निर्भर नहीं करता है। जितना विराम अवस्था में आवेश उस वस्तु पर है, उतना ही आवेश क्या होगा, गति में भी होगा। हम लोग चाहे उसको 10 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ा दे या 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ा दे या कितनों स्पीड से दौड़ा दे, उस पर आवेश का मान नहीं बदलेगा, उसका गति बदलेगा, पर उस वस्तु पर आवेश का मान नहीं बदलेगा। यानी कि ये जो है ना, गति हो आवेश या स्थिर में हो, आवेश का मान नहीं बदलेगा, इसका मान हर जगह सेम रहेगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं Q विराम अवस्था बराबर हो जाएगा, क्या, Q गतिशील अवस्था, यानी कि चार्ज गतिशील अवस्था। यानी कि अगर कोई वस्तु है उस पर चार्ज जितना स्थिर अवस्था में है उतना ही किस में होगा, गतिशील अवस्था में भी उतना ही होगा। ओके, जैसे हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि मान लिए हम लोगों का कोई एक सिस्टम है, जैसे मान लिया हम लोगों का कोई एक सिस्टम है या वस्तु है, हम इसमें बोले कि भाई साहब इसमें +1 माइक्रोकुलम का आवेश है, जब ये क्या है, स्थिर अवस्था में है। कैसा है, स्थिर में है। तो अब हम पूछेंगे कि भाई साहब ये अगर इसको हम 60 किलोमीटर की रफ्तार से गति करा दे, क्या करा दे, गति करा दे, तो इसमें आवेश का मान क्या होगा, तो भाई साहब इसमें आवेश का मान सेम ही रहेगा, यानी कि +1 माइक्रोकुलम ही रहेगा। हम यहाँ से ये समझाना चाहते हैं कि आवेश का मान उसके गति पर यानी कि वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, ये उससे क्या होता है, स्वतंत्र होता है या मुक्त होता है। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग समझेंगे आवेश का अगला गुण, आवेशों की, अब हम लोग समझेंगे आवेश विद्युत तथा चुंबकीय
क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश क्या करता है? आवेश अपने आसपास विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हम लोग इसका सबसे पहला स्टेप समझेंगे। यदि आवेश, हम लोग यहाँ समझे कि आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश कब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, कब विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा, या कब क्या करेगा, तो हम लोग इसके बारे में अब समझते हैं। हम लोग सबसे पहला स्टेप समझेंगे कि जब आवेश क्या हो, विराम में हो। जब आवेश किस में हो? जब आवेश विराम में हो तो वह अपने आसपास केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आवेश क्या होगा, विराम अवस्था में होगा। जैसे मान लिए ये प्लस क्यू कोई आवेश है, ठीक है। ये जब विराम अवस्था में रहेगा तो ये अपने चारों ओर क्या करेगा, अपने चारों ओर या अपने आसपास केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये समझेंगे कि अगर कहीं आवेश है और यदि वो विराम अवस्था में है तो अपने आसपास क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, जैसे मान लिए ये हमारा कोई आवेश है और इसका वेलोसिटी क्या है, यानी कि इसका जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, यानी कि ये विराम अवस्था में है। तो ये अपने आसपास क्या उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम लोग सदिश ई से निरूपित करते हैं इसको। ये अपने आसपास क्या करेगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब हम लोग इसका दूसरा कंडीशन समझेंगे। यदि आवेश नियत वेग से गति में हो, यदि आवेश नियत वेग से गति करता हो, तब वो अपने आसपास विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। दोनों उत्पन्न करता है। हम लोग इसका दूसरा कंडीशन क्या देखें। पहला कंडीशन में हम लोग देखें क्या, आवेश यदि क्या हो, विराम अवस्था में हो तो अपने आसपास क्या करेगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी कि जिसको हम लोग सदिश ई से निरूपित करते हैं। फिर हम लोग दूसरा इसका कंडीशन का बात करेंगे। यदि आवेश क्या करता हो, नियत वेग से गति करता हो। नियत वेग कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा क्यू आवेश है, ये मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, इसका गति बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं, हमेशा इतना ही रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं नियत वेग से गति करेगा। जब आवेश नियत वेग से गति करेगा तो वो अपने आसपास क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। जैसे मान लिए ये हम लोगों का आवेश हुआ, ये हम लोगों का क्या हुआ, आवेश हुआ। इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ये नियत वेग से चल रहा है। इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, यानी कि ये आवेश कैसा चल रहा है, नियत वेग से चल रहा है। यदि आवेश नियत वेग से चलेगा तो ये अपने आसपास क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, यानी कि जिसको हम लोग सदिश ई से निरूपित करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हम लोग जिसको सदिश बी से निरूपित करेगा। यहाँ सदिश ई का मतलब हुआ विद्युत क्षेत्र और सदिश बी का मतलब हुआ चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों के बारे में हम लोग आगे बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी इतना सिर्फ याद रखेंगे कि यदि आवेश नियत वेग से गति करता हो तो अपने आसपास क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। अब आप लोगों के मन में एगो क्वेश्चन आएगा, आप लोग नहीं पूछोगे कि जब आवेश नियत वेग से गति नहीं करेगा, यानी कि उसका जब गति बदलेगा, बढ़ेगा घटेगा, तो वो क्या क्या कर सकता है। तो अब हम लोग उसके बारे में समझते हैं। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 समझेंगे कि यदि आवेश
थर्ड नंबर हम लोग समझेंगे, स्टेप नंबर थर्ड यानी कि कंडीशन नंबर थर्ड। यदि आवेश नियत वेग से नहीं चलता हो, यदि आवेश नियत वेग से नहीं चलता हो, या हम लोग इसको दूसरा भाषा में कह सकते हैं, यदि आवेश त्वरित हो तो वह अपने आसपास विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा ऊर्जा उत्सर्जित करता है। हम लोग कंडीशन नंबर थर्ड क्या देख रहे हैं, यदि आवेश है, अगर कहीं आवेश है और वो क्या कर रहा है, मतलब अनियमित चाल से चल रहा है, यानी कि उसका वेग में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। वेग किसको बोलते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हुए, यानी कि वो आवेश कैसा हो, त्वरित आवेश हो। जैसे मान लीजिए उसका कभी गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरित आवेश, यानी कि उसका समय के साथ क्या होता है, गति में भी परिवर्तन होता है। अगर ये आवेश त्वरित हो तो वो अपने आसपास क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और साथ ही साथ वो क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि ऊर्जा भी उत्सर्जित करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों का आवेश हुआ और ये हम लोगों का कैसा वेग से चल रहा है, इसका वेलोसिटी क्या है, अनियमित, यानी कि कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। तो ये अपने आसपास क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र जिसको हम लोग सदिश ई से निरूपित करते हैं, ये उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी उत्पन्न करेगा, एंड साथ ही साथ क्या करेगा, कुछ न कुछ ऊर्जा भी उत्सर्जित करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि आवेश क्या हो, त्वरित हो, तो वो अपने आसपास क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र यानी कि सदिश ई, चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी, और साथ ही साथ ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो हम लोग ये आवेश का कितना गुण, 3 गुण पढ़ लिए। अब आगे हम लोगों का है विद्युत आवेश संरक्षित होता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश संरक्षित होता है। नेक्स्ट टॉपिक विद्युत आवेश संरक्षित होता है। हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। अब हम लोग समझेंगे कि आवेशों का संरक्षण क्या होता है। यहाँ संरक्षित का मतलब अब हम लोग समझेंगे। हम लोग अब समझेंगे आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण पहले समझने से पहले हम लोग कुछ बातों पर कल चर्चा किए थे। हम लोग कल क्या किए थे, एक क्या किए थे, सबसे पहले एक रस्सी ले लिए थे, इससे क्या किए थे, जैसे हम लोग एवोनाइट का क्षार हुआ, इसको हम लोग क्या किए है, यहाँ पे हम लोग इसको रेशम का कपड़ा से रगड़ करके लटका दिए थे, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा क्या किए थे, सबसे पहले हम लोग क्या किए, जैसे हम लोग रेशम का कपड़ा से एवोनाइट की छड़ को जब रेशम के कपड़ा से कांच की छड़ को हम लोग क्या किए थे, रगड़ करके आवेशित किए थे। जैसे ये हम लोगों का क्या हुआ, कांच का छड़। हम लोग पहला लेक्चर में क्या किए थे, कांच की छड़ लिए थे और रेशम का कपड़ा लिए थे, दोनों को गड़गड़ किए थे, यानी कि इसको रगड़ करके क्या किए थे, आवेशित किए थे। हम लोग देखे थे कि ये दोनों को, जैसे मान लीजिए हम लोग का क्या हुआ, रेशम था, रेशम का कपड़ा था, और इसको हम लोग किससे रगड़े थे, कांच से रगड़े थे। हम लोग देखे थे कि जब ये दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो कांच का छड़ पर क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। जब ये दोनों को रगड़ने पर क्या आता है, इसमें धन आवेश आता है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कांच की छड़ से कहाँ चले गया था, रेशम का कपड़ा में आ गया था, यानी कि रेशम का कपड़ा हो गया था ऋण आवेशित। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि
जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो यहाँ एक वस्तु इलेक्ट्रॉन खो करके धन आवेशित हो जाता है तथा दूसरा वस्तु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पा करके ऋण आवेशित हो जाता है। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि रगड़ने के पहले आवेश का मान जितना था, रगड़ने के बाद भी वस्तु में आवेश का मान उतना ही है। अगर मान लिया कि रगड़ने के पहले हम लोगों का इसका आवेश कितना था, 0 था, अभी भी इसका आवेश 0 ही होगा। तो हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब दोनों को आपस में रगड़े हैं तो इस पर आवेश उत्पन्न हुआ है, इस पर धन आवेश है, इस पर ऋण आवेश है, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो अभी भी दोनों का आवेश कितना होगा, जितना पहले था। ये नहीं कि 0 होगा। हम लोग उदाहरण के तौर पर मान ली है कि इसका अगर पहले 0 था रगड़ने के पहले, तो रगड़ने के बाद भी 0 ही होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं रगड़ने के पहले जितना आवेश था, रगड़ने के बाद भी उतना ही आवेश है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि आवेश को हम लोग ना ही नया आवेश को उत्पन्न किए, ना ही जितना आवेश था ना ही उसको हम ख़त्म कर पाए। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण संभव है। आवेश का संरक्षण का नियम से हम लोग क्या समझ सकते हैं, आवेश को ना तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने का तात्पर्य ये हुआ कि जितना आवेश हमारा प्रकृति में है उस आवेश का मान से हम लोग उस थोड़ा सा आवेश को भी ख़त्म यानी कि विनाश नहीं कर सकते हैं। और ना ही जितना आवेश है हमारा प्रकृति में, ना ही हम उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ये हम लोगों का मानव के बस की बात नहीं है भाई, ये खुद प्रकृति ही करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसे विनाश किया जा सकता है, बल्कि उसका जो है ना एक वस्तु से दूसरी वस्तु में सिर्फ क्या होता है, स्थानांतरण ही संभव हो पाता है। स्थानांतरण का तात्पर्य ये हुआ कि इसको सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे स्थानांतरण हो पाता है। यानी कि आवेशों का न तो नष्ट होता है, ना ही इसका उत्पन्न होता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। या हम लोग दूसरा इसको ये भी कह सकते हैं कि दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा प्रकृति का कुल आवेश संरक्षित है। या हम लोग इसको कह सकते हैं कि हमारा प्रकृति का कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसको जैसे मान लिए कि हम लोग क्या बोले, हमारा प्रकृति का कुल आवेश संरक्षित रहता है। हम लोग इसको अलग अलग नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी देख सकते हैं। जैसे मान लिए ये क्या हुआ, यूरेनियम, जैसे हम लोग ये यूरेनियम का परमाणु ले लिए, क्या ले लिए, ये यूरेनियम ले लिए। इसका क्या होता है 23892, ये टूट करके बनाता है, यानी कि अभिक्रिया के पश्चात बनाता है थोरियम 23490 प्लस हीलियम 42। हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ कितना प्रोटॉन का चार्ज है, 92 प्रोटॉन का। और यहाँ कितना हुआ 90 प्रोटॉन प्लस 2 प्रोटॉन, यानी कि 90 प्लस 2 बराबर
92 प्रोटॉन। हम लोग यहाँ देखते हैं कि अभिक्रिया के पहले तथा अभिक्रिया के बाद कुल आवेश का मान कितना है। यहाँ भी 92 प्रोटॉन का आवेश है, यहाँ भी 90 + 2 यानी कि 92 प्रोटॉन का आवेश है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि आवेश को उत्पन्न या इसका नष्ट नहीं किया जा सकता है। और हम लोग इसको दूसरा ये भी कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। विलगित कहने का मतलब हुआ तन्हाई में जीने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे विलगित। विलगित मतलब तन्हाई में जीने वाला, एकदम अपना दुनिया उसका अलग है, उसका दुनिया कुछ अलग ही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे विलगित निकाय। विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। ओके, इसको हम लोग समझते हैं एक उदाहरण से। जैसे मान लीजिए हम लोगों का एक सिस्टम है, ये हम लोगों का क्या हुआ, एक सिस्टम हुआ और ये भी एक सिस्टम हुआ। हम लोग ये दोनों को बोलेंगे एक दूसरे से क्या है, विलगित है, मतलब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग इसी को बोलेंगे विलगित निकाय, यानी कि निकाय को हम लोग सिस्टम भी बोलते हैं, जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो, हम लोग उसी को बोलेंगे विलगित, यानी कि तन्हाई में जीने वाला। ठीक है, हम लोग मान लिए इस पर आवेश है, यहाँ +1 कूलम का आवेश है। ओके, ये +2 कूलम का आवेश है, ये +3 कूलम का आवेश है। इस पर कुछ आवेश है, ये +1 कूलम का है, +2 कूलम, +3 कूलम। ओके, अब इसमें मान लिए आवेश है 2 कूलम, +2 कूलम, +3 कूलम। अब ये एक आवेश है, इसका मान हमको पता नहीं है, तो यानी कि इस आवेश का मान हमको पता करना है। तो हम लोग अभी यहाँ तो इससे क्या पढ़े, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। तो हम लोग यहाँ से इसका आवेश को मान लेंगे +Q1 + Q2 + Q3, और इसको हम लोग मान लेंगे Q डैश, इसका आवेश को Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। तो हम लोग यहाँ से Q1 का मान हम लोगों का क्या है, 1 + 2 + 3 बराबर यहाँ क्या होगा 2 + 3 प्लस इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है, इसको हम लोग मान लिए x। ओके, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग सिंपल जोड़ घटा करेंगे, कैलकुलेशन। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं 3 3 6 बराबर हो जाएगा 3 2 5 + x, यानी कि यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा यहाँ क्या 5 इधर आएगा, तो 6 में से 5 गया, तो हम लोगों का बचा +1 कूलम, यानी कि इस आवेश का मान हो जाएगा 1 कूलम। समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब हम लोग क्या समझे, आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। हमारा मतलब प्रकृति का जो आवेश है हमेशा नियत रहता है, इसको हम लोगों का बस में नहीं है कि इसको नष्ट कर दे या इसको उत्पन्न कर दे। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। आवेशों का अगला गुण हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विद्युत आवेश क्वांटमीकृत। विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है। आवेशों का नेक्स्ट गुण है, यानी कि अगला गुण है, विद्युत आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है। अब हम लोग समझेंगे आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण समझने से पहले हम लोग कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे ये हम लोगों का व्हाइट बोर्ड हुआ, ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है, दिखाई देता है ना भाई, आपको दिखाई देता है कि नहीं देता है, आपको नहीं बोल रहा है भाई, वो जो लाल टी शर्ट में उधर, हाँ आपको दिखाई देता है ना। हाँ, तो जैसे मान ले, इधर देखो, इधर देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, ये व्हाइट बोर्ड हुआ। अब हम लोग कहीं पे दुकान में गए, तो हम लोग दुकानदार को ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई हमको आधा व्हाइट बोर्ड चाहिए, 1.5 व्हाइट बोर्ड चाहिए, 1.25 व्हाइट बोर्ड चाहिए,
7.5 व्हाइट बोर्ड चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हम लोग जब भी व्हाइट बोर्ड खरीदने जाएंगे तो दुकानदार से क्या बोलेंगे, भैया या तो हमको 1 दे दो, 2 दे दो, 5 दे दो। हम लोग यानी कि यहाँ से समझ सकते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण से क्या समझ सकते हैं। क्वांटमीकरण का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट। जैसे हम लोग व्हाइट बोर्ड को आधा नहीं खरीद सकते हैं, 1.25 नहीं खरीद सकते हैं, या 3.5 नहीं खरीद सकते हैं, उसी तरह से आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर इसको हमको चार्ज करना होगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो हम लोग आवेश करने के, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन उसको देंगे या तो उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे, यही ना उपाय है। तो अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उसको देंगे या उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है ना, वह छोटा से सबसे छोटा से छोटा आवेश है जो प्रकृति में किस में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रकृति में सबसे छोटा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला आवेश है। ठीक है, तो हम लोग अगर किसी वस्तु को आवेशित करना होगा तो उसको हम लोग या तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, या 10, 50, 100 इस तरह से देंगे। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, या 0.3 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी वस्तु को चार्ज नहीं कर सकते। यानी कि हम लोग किसी वस्तु को चार्ज करेंगे या तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिक्स्ड अमाउंट में देंगे, 10, 20, 50, यानी कि पूर्णांक संख्या के रूप में। किसमें, पूर्णांक संख्या के रूप में। किस में देंगे, पूर्णांक संख्या के रूप में। जिस तरह से हम लोग मार्कर को या व्हाइट बोर्ड को आधा, 1.5, 1.25 नहीं खरीद सकते हैं, उसी तरह से किसी वस्तु को चार्ज देंगे तो उसको 1.25 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन इस रूप में नहीं दे सकते, या तो उसको एक फिक्स्ड अमाउंट में ही देंगे, 10, 20, 50 इस तरह से देंगे। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज कहने का यही अर्थ हुआ कि 10, 20, 50, यानी कि आधा, 1.25 ऐसा नहीं होता है। और हम लोग अभी तुरंत क्या समझे थे कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है ना, वह सबसे छोटा आवेश का मान होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इससे भी छोटा आवेश का मान होता है लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ही प्रकृति का ऐसा आवेश है जो सबसे छोटा आवेश है और ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगर हम लोग किसी वस्तु को आवेश सबसे छोटा, मतलब आवेश का वो सबसे न्यूनतम मान देना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ही रूप में देना पड़ेगा और ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को खंडित नहीं किया जा सकता है। हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को खंडित नहीं किया जा सकता है। खंडित करने का तात्पर्य यह हुआ कि इसको टुकड़ा टुकड़ा करके इसका आवेश किसी वस्तु को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, Q बराबर ± Ne, जहाँ Q क्या है, आवेश। Q क्या है भैया, आवेश। N क्या है, पूर्णांक। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान परिमाण के रूप में कितना होता है,
इसका मान परिमाण के रूप में होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से Q बराबर यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस NE, जहाँ Q क्या है वस्तु का दिया गया आवेश या उस वस्तु का आवेश, और N क्या है पूर्णांक है, और E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, यहाँ तक आवेश का क्वांटमीकरण समझ गए। अब हम लोग इस पर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इस पर आधारित करेंगे कुछ क्वेश्चंस। आवेश का क्वांटमीकरण बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों का PDF। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के हैंड रिटेंड क्या कर सकते हैं PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते करते क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलम आवेश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? हम लोग का क्वेश्चन है एक कूलम आवेश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, और हम लोगों को जो दिया है वो लिख लेंगे। हम लोगों को दिया है गिवन डेट। आवेश को किसे लिखते हैं? Q से। Q बराबर कितना दिया हुआ है? एक कूलम। और हम लोग इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है परिमाण के रूप में? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है परिमाण के रूप में? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण से क्या जानते हैं? चूँकि Q बराबर होता है प्लस माइनस NE होता है ना भैया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबका मान पुट कर देंगे। हम लोग यहाँ Q का मान कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। यहाँ लिखेंगे 1 कूलम। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को जो जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। N का मान नहीं पता है, हम लोग इसको पता करना है। तो अब हम लोगों को इसका मान दिया हुआ है, E का मान हम लोगों को पता है। क्या पता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ कूलम से कूलम हो जाएगा कैंसिल। अब इसको हम लोग करेंगे नॉर्मली कैलकुलेशन यानी कि सिंपल कैलकुलेशन। यहाँ हम लोगों का N का मान अब ज्ञात करना है। हम लोग यहाँ 1/, क्या ले सकते हैं, यहाँ 1.6 इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 1.6, ये इधर माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में होगा 10⁻19 बराबर होगा N। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से उड़ा देंगे। इस पॉइंट को यहाँ से उड़ाएंगे तो आगे हम लोगों का क्या होगा? आगे हम लोगों का हो जाएगा 10/16। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो को खींच करके यहाँ लाएंगे। हम लोग यहाँ कर देंगे 100/16। यहाँ से एक जीरो यहाँ आ गया तो हम लोग यहाँ क्या बचा, गुना 10⁻18 बराबर N। हम लोगों को यही N का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको अगर काटेंगे तो इसका मान आएगा 6.25 गुना 10⁻18 बराबर N। यानी कि N का मान कितना होगा, 6.25 गुना 10⁻18। तो एक कूलम आवेश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग फिर एगो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे जो क्वेश्चन इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, किसी वस्तु से 500 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, कोई वस्तु है उससे क्या करते हैं हम लोग 500 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो उस वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल यानी कि सॉल्यूशन। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 500
कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है 500 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या करते हैं किसी वस्तु से निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 500 और हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण से क्या जानते हैं, चूँकि Q बराबर कितना होता है Ne, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ सबका मान बैठा देंगे। अब हम लोगों को किसका मान ज्ञात करना है, आवेश का मान ज्ञात करना है, यानी कि हम लोगों को Q ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ Q का Q रहने देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है कि नहीं है 500। ओके, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे 500 गुना ई का एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है यहाँ पे दिया हुआ 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो हम लोग अभी इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 गुना 10⁻² गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर कितना होगा भैया, यहाँ देखिए इसको हम लोग इससे गुना करेंगे। सबसे पहले ये दोनों को गुना कर देते हैं, सिंपली गुना, इसको गुना करेंगे तो इसका मान आएगा 8.0। ये हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे 5 छके 30, हाथ में रहा 3, 5 के 5 3 8, यानी कि 8.0 गुना ये होता क्या, जब पावर सेम रहता है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाता है। तो इसका हो जाएगा गुना 10⁻⁻19 -19 + 2 कूलम, यानी कि Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 8 गुना 10⁻⁻17 कूलम। और ये आवेश का मान क्या होगा प्लस में होगा, क्योंकि वस्तु से क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अगर किसी वस्तु से 500 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस वस्तु पर कुल आवेश का मान कितना होगा 8 गुना 10⁻⁻17 कूलम। और ये कैसा होगा परिमाण में इतना होगा और ये पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेने पर वस्तु कैसा होता है धन आवेशित होता है। क्योंकि अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन जाता है किसी वस्तु से निकलकर दूसरा वस्तु में तो वो इतना आवेश क्या करता है अपने साथ में लेकर के चले जाता है। तो इस तरह से यह वस्तु क्या हो जाएगा इतना चार्ज से धन आवेशित हो जाएगा। अगर हम लोग यहीं पे बोलते हैं कि किसी वस्तु को इतना यानी कि 500 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात करें, तब वस्तु पर आवेश का मान क्या होता है, तो वस्तु पर आवेश का मान परिमाण में इतना ही होता है, लेकिन इसका चिन्ह क्या होता है माइनस में। यानी कि अगर वस्तु को जब हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका आवेश क्या होगा माइनस में होगा, परिमाण सेम रहेगा। जब देंगे तो माइनस में, निकालेंगे तो प्लस में। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं कि आवेश और परिमाण एक दूसरे से बहुत सिमिलरिटी है, यानी कि बहुत मिलता जुलता है। और हम लोग समझेंगे कि आवेश और परिमाण में आखिर क्या अंतर है। आवेश और द्रव्यमान में हम लोग इस चैप्टर में अब देखेंगे कि आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है, परिमाण नहीं, आवेश और द्रव्यमान। हम लोग अब अंतर करेंगे किसमें आवेश और द्रव्यमान में तुलना करेंगे या इसमें अंतर स्पष्ट करेंगे। ये हो गया हम लोगों का द्रव्यमान, ये हम लोगों का हो गया आवेश। अगर इसका सबसे द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान क्या है, ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि। द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है, यानी कि परिमाण तो होता है बट इसका कोई दिशा नहीं होता है। उसी तरह से आवेश भी क्या होता है, ये भी एक अदिश राशि है, अदिश राशि। ये हमेशा द्रव्यमान हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, धनात्मक। ये कब होता है हमेशा, द्रव्यमान हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। अच्छा भाई हम लोग कभी सुने हैं कि जैसे कि चांद का वजन या किसी वस्तु का वजन या कोई पुस्तक का वजन -60 kg, -50 kg, -10 kg, द्रव्यमान माइनस में नहीं होता। ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होगा। 10 kg, 20 kg, 50 kg। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई वस्तु का द्रव्यमान -20 kg है, नहीं भाई हम तो ऐसा नहीं सुने हैं। द्रव्यमान हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। आवेश क्या हो सकता है, आवेश दिया तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है।
धनात्मक या ऋणात्मक। आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग द्रव्यमान में। ये एक ही प्रकार का होता है, एक ही प्रकार, द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है, सिर्फ धनात्मक। लेकिन आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार। कौन कौन सा? धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है। ये क्वांटमीकृत नहीं होता है, क्वांटमीकृत नहीं होता है। आवेश क्या? आवेश क्वांटमीकृत होता है, बट द्रव्यमान क्वांटमीकृत नहीं होता है। ये क्या होता है? ये क्वांटमीकृत होता है, ये क्वांटमीकृत होता है। अब भाई आवेश का क्वांटमीकरण तुरंत आप समझे है क्या होता है। अब इसके बारे में तो चर्चा करना हमको नहीं लगता है कि ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसका अगला समझेंगे। ये हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। ये एक ही प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट समझेंगे कि ये क्या होता है इसका। अब चलिए सबसे हम लोग इसका मेन टॉपिक समझ लेते हैं, यानी कि सबसे इसका जो महत्वपूर्ण गुण है हम लोग देखिए। सबसे पहले द्रव्यमान। जहाँ द्रव्यमान है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। लेकिन इसका द्रव्यमान है, अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो ये आवश्यक नहीं है कि उसमें आवेश भी हो। अगर द्रव्यमान है तो ये नहीं कि आवेश भी हो। हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि आवेश के बिना भी द्रव्यमान का होना संभव है। हम लोग इसको क्या देखते हैं? आवेश के बिना भी द्रव्यमान का होना संभव है। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु हुआ, अगर किसी वस्तु में आवेश है तो उसमें द्रव्यमान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उसमें आवेश होगा, ये हम लोग 100% कह सकते हैं। किसी वस्तु में अगर द्रव्यमान है तो उसमें आवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन किसी वस्तु में आवेश है तो उसमें द्रव्यमान भी होगा। जैसे हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? आवेश के बिना भी द्रव्यमान का होना संभव है। यानी कि जहाँ पे क्या होगा? द्रव्यमान होगा, उसका जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आवेश भी होगा। तो हम लोग इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण से क्या समझ सकते हैं? जैसे कि न्यूट्रॉन। हम लोग इसको जैसे फॉर एग्जांपल में समझ सकते हैं। एग्जांपल क्या? न्यूट्रॉन, NEUTRON। न्यूट्रॉन में क्या है? न्यूट्रॉन में द्रव्यमान है। इसका द्रव्यमान यानी कि वजन कितना है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। हम लोग यहाँ क्या देखते हैं? न्यूट्रॉन में द्रव्यमान है लेकिन इसका आवेश क्या होता है? इसका आवेश 0 होता है। यानी कि हम लोग कल देखे थे कि न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशहीन या अनावेशित होता है। हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि आवेश के बिना भी द्रव्यमान का होना संभव है। जहाँ पे द्रव्यमान होगा वहाँ आवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग इस पर समझेंगे। क्या इसका समझेंगे कि द्रव्यमान के बिना आवेश का होना संभव नहीं है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर कहीं पे आवेश है तो वहाँ द्रव्यमान भी होगा। जिस वस्तु में द्रव्यमान नहीं होगा उसमें आवेश भी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग समझेंगे, फोटोन का नाम तो सुने होंगे भाई। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोन, PHOTON। फोटोन में क्या होता है? इसका द्रव्यमान क्या होता है? विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, शून्य विराम द्रव्यमान।
क्या होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। हम लोग जानते हैं कि फोटोन में कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि फोटोन क्या होता है, आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है। तो हम लोग यहाँ से साफ साफ कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो वहाँ आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे आवेश है तो वहाँ द्रव्यमान होगा और 100% होगा। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो वहाँ पे आवेश भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग को बता दूं कि क्लास नोट्स का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।